हाँ जी, राधे राधे। सभी का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो लेवल 1 का हो, चाहे लेवल 2 का हो, चाहे वो साइंस मैथ लेवल 2 में किसी का भी हो, उन सब के लिए ये फ्री ऑफ बैच है वो शुरू किया जा रहा है। अपन ने चतुर्थ श्रेणी में भी तैयारी की थी, शानदार अपना रिव्यू रहा था। जो क्वेश्चन आने थे वो अपनी इन क्लासों से आ रहे। इसी श्रृंखला में अपन आज शुरू करेंगे रीट मेंस का निःशुल्क बैच। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, पूरा बैच करवाया जाएगा टू द पॉइंट। जितनी अपने को आवश्यकता है उतना सारा यहाँ पर किया जाने वाला है, ठीक है। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ का ये बैच यदि उन्होंने कंप्लीट कर लिया तो उनका सिलेक्शन है वो श्योर होने वाला है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। आज अपना ये जो श्रृंखला है पहली ही क्लास है, यानी डेली आपको एक तो ये बता दी जाएगी कि ये क्लास कौन सी रहने वाली है। तो ये पहली क्लास है, जिससे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की निःशुल्क बैच है अपना। आज अपनी जो क्लास है वो शैक्षिक परिदृश्य की क्लास है। शिक्षण अधिगम के नवाचार, ये आज का अपना टॉपिक रहने वाला है और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपन तैयारी करने वाले हैं। बिल्कुल नाम शॉर्ट है, जितना मैटर आपको अच्छे से समझाया जाएगा। सबसे पहले थोड़ी सी अपन एक्स्ट्रा चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं कि रीट का क्या सिलेबस है, किस प्रकार से अपन तैयारी करने वाले हैं। सारे बायोडाटा में आपको बताने वाला हूं कि अपने को किस प्रकार से इस चीज़ की तैयारी करेंगे, कब क्या पढ़ेंगे, ये भी अपने को यहाँ चर्चा करनी है। सबसे पहले देखो, आपको ये आज से जो क्लास मिलेगी ये डेली सुबह 8 बजे मिलने वाली है। सुबह कब मिलेगी? 8 बजे क्लास मिल जाएगी डेली। लाइव क्लास नहीं लेंगे, रिकॉर्ड लेंगे। ये क्लास रहेगी आपकी सोमवार से शुक्रवार। कब पे? सोमवार से लेकर ये आपकी क्लास रहने वाली है शुक्रवार तक। सर ऐसा क्यों? शनिवार का आपका ऑफ रहेगा। शनिवार का आपको क्या करना है? सोमवार से शुक्रवार वाला रिवीजन करना है। और रविवार का आपका टेस्ट, रविवार का MCQ की क्लास होगी, जिसमें PYQ और MCQ जितना अपन पढ़ लेंगे उनमें से अपन क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे। ये अपना 7 दिन का शेड्यूल रहने वाला है, सोमवार से शुक्रवार। एक दिन का चाहे अपने को कितनी बड़ी क्लास बने, एक दिन का अपन क्या लेने वाले हैं? पूरा एक टॉपिक कवर करने वाले रहेंगे। सुबह 8 बजे आपको डेली क्लास मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले जो शुरुआत रहेगी वो रहेगी अपनी शैक्षिक परिदृश्य की। किसकी रहेगी? शैक्षिक परिदृश्य से अपन शुरुआत करेंगे। जो मेरा मानना है हार्ड टॉपिक होते हैं, रटने वाले होते हैं, उनको मैं पहले करवाता हूं हमेशा, ताकि लास्ट में आते आते थोड़ी अपनी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो वहां तक अपने क्या करें, इजी चैप्टर आ जाए। उसके बाद में करेंगे अपने RT। क्या करने वाले हैं? RT, राइट टू एजुकेशन। उसके बाद में 3 नंबर पर अपन करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान। किसको करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान को करने वाले हैं। उसके बाद में 4 नंबर पर अपन क्या करेंगे? ICT को करेंगे। किसको करेंगे? ICT को। ये छोटे छोटे चैप्टर है, आसान है, इनको शुरू में करेंगे तो इनका रिवीजन लास्ट में ज़्यादा हो जाए। 5 नंबर पे अपन क्या करेंगे? ICT के बाद में 5 पे करेंगे सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है। क्या करेंगे? सामान्य ज्ञान का पोर्शन। 6 नंबर पर अपन करेंगे भूगोल को शुरू, राजस्थान वाली भूगोल। 7 नंबर पर अपन क्या करेंगे? 7 नंबर पर राजस्थानी भाषा वाला चैप्टर, राजस्थानी भाषा वाला पार्ट। उसके बाद में 8 नंबर पर अपन क्या करने वाले हैं? कला संस्कृति, कला संस्कृति। उसके बाद में अपन क्या कौन सा पार्ट करेंगे? इतिहास वाला पार्ट करेंगे। और उसके बाद में करंट अफेयर्स वाला। ये पोर्शन चाहे लेवल 1 वाला हो चाहे लेवल 2 वाला, सबके लिए करवाने वाला हूं मैं, लेवल 1 और लेवल 2 इसी क्रम में भी करवाऊंगा। शैक्षिक परिदृश्य, RT, मनोविज्ञान, ICT, सामान्य ज्ञान, भूगोल, राजस्थानी भाषा, कला संस्कृति और इतिहास। उसके बाद में मैं बात करना चाहता हूं तो वो रहेगी अपनी L2 साइंस की क्लास। L2 साइंस यह आपको मिलेगी शाम को। कब मिलेगी? शाम को मिलेगी। और शाम को ये क्लास आपको लगभग 7 बजे मिलेगी। डेली फिक्स कर लेते हैं 7 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। इसमें पहले अपन साइंस करेंगे, साइंस में भी पहले फिजिक्स करेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद में बायोलॉजी करेंगे।
उसके बाद में अपन मैथ्स करेंगे और उसके बाद में इसके टीचिंग मेथड करेंगे। यानी ये कितने नंबर हो जाएंगे, 70 क्वेश्चन का मैटर करेंगे, 70 गुणा 2 यानी 140 नंबर का सब्जेक्टिव मैटर। ये तो साइंस वालों के लिए करेंगे। और उधर वो बचा हुआ जो मैटर है, कितने क्वेश्चन रह जाएंगे उधर, 7 और 7 14 यानी 80 नंबर यानी 160 क्वेश्चन का उधर वाला मैटर वहां करने वाले हैं। ये मैंने स्ट्रेटजी बता दी। अब आज अपन शैक्षिक परिदृश्य में करेंगे। सबसे पहले शैक्षिक परिदृश्य में अपने क्या क्या टॉपिक होते हैं इनकी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो शैक्षिक परिदृश्य में अपने क्या क्या है, पहला चैप्टर अपने शिक्षण अधिगम के नवाचार। पहला क्या है, शिक्षण अधिगम के नवाचार। दूसरा चैप्टर है विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। तीसरा है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां SMC और SDMC। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। फिर है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फिर अपन करेंगे राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में करेंगे राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। ये अपने मैनेजमेंट में 7 चैप्टर दे रखे हैं शैक्षिक परिदृश्य में, जिसमें आज अपन शुरू करने वाले हैं शिक्षण अधिगम के नवाचार। पहला चैप्टर रहेगा अपना शिक्षण अधिगम के नवाचार। क्या होता है शिक्षण अधिगम, पूरी चर्चा करेंगे। देखो शिक्षण अधिगम के नवाचार चैप्टर का क्या अर्थ है, यानी यहां अपने को क्या क्या चीजें पढ़नी है। शिक्षण और अधिगम वर्तमान में चल ही रहे, हर जगह शिक्षण होता है, अधिगम होता है। अधिगम अपन साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि बच्चे को सीखने की जो प्रक्रिया है, बच्चे के व्यवहार में वांशिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम हर जगह होता है, अधिगम समाज में होता है, कंटिन्यू लगातार होता है, सतत होने वाली प्रक्रिया अधिगम होती है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। इसमें पहले अपन बात करेंगे नवाचार। नवाचार का मतलब होता है पूर्व स्थित विधियों में परिवर्तन करना, यानी कुछ नया करना। ये क्या है, पूर्व स्थित विधियों में परिवर्तन क्या कहलाता है, नवाचार। जिसका शाब्दिक होता है नवीनता लाना, यानी जैसी घसी पीटी चलती आने वाली शिक्षा में अपने विधियों को काम में लेते हैं, रटाफिकेशन का काम में लेते आए, उनमें अलग क्या करें कि बच्चे को अच्छे से चीजें समझ में आए, वही क्या है नवाचार। यानी जैसे अपन कोई अपने घर में भी नया कुछ करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, नवाचार कहते हैं। तो ये अपना है नवाचार। शिक्षण अधिगम, सीखना एवं सिखाना। शिक्षण का मतलब क्या होता है, सिखाना, और अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। यानी शिक्षण अधिगम यानी सीखने में और सिखाने के तरीकों में, दोनों में क्या क्या परिवर्तन अपन ने किया है वो सब अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्या क्या अपन ने कुछ नया किया है शिक्षण अधिगम, यानी बच्चे को पढ़ाते टाइम पढ़ाने के तरीकों में कौन से नए तरीके आ गए, यानी डिजिटल बोर्ड से पढ़ाए, कोई घर बैठे बच्चे को कैसे पढ़ाए, क्या उन्हें किस प्रकार की टेक्स्ट बुकें देनी जाए, इन सब की जो भी संस्थाएं हैं इन सब के इनके लिए कोई कार्यक्रम है, इन सबको पढ़ना है। नवाचार के शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधियां, यानी नवाचार की विशेषताएं क्या क्या है। प्रयोग कौन करेगा, नवाचार शिक्षक द्वारा किसमें किया जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया में। किसमें करेगा, शिक्षण प्रक्रिया में। कौन करेगा, शिक्षक। यानी नवाचार का प्रयोग कौन करेगा, शिक्षक करेगा। किसमें करेगा, शिक्षण प्रक्रिया में करेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बन सके, ये इसकी विशेषता है। नवाचार क्यों किया जाए, क्योंकि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया वो क्या हो सके, रुचिपूर्ण हो सके। शैक्षिक परिस्थितियों में सुधार किया जा सके, परिस्थितियों में सुधार, और नवीन शैक्षिक तकनीकों को अपनाया जाए। यानी पुराने जो घिसे पीटे तरीके की विधियों से टीचर पढ़ाते हैं उनमें परिवर्तन करे, ये नवाचार का विशेषताएं हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे करेगा। इसके लिए एक कार्यक्रम आया है, वो कार्यक्रम अपने को पढ़ना है। कार्यक्रम का नाम है SIQE। क्या है, SIQE। ये पूछा जा सकता है कि SIQE जो कार्यक्रम है वो कब अपनाया गया, तो ये 70 2015-16 से अपनाया गया। कब से अपनाया गया, 70 2015 और 16 से इसको अपनाया गया। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, क्या है इसकी फुल फॉर्म, SIQE की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, आपको SIQE की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, एक तो पूछी जा सकती है। और ये कब शुरू हुआ, 70 2015-16 से शुरू होता है।
संचालन कौन कर रहा है इसका? संचालन कर रहा है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। कौन कर रहा है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। आपको पूछा जा सकता है कि SIQE कार्यक्रम है, इसका संचालन कौन कर रहा है? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा ये संचालित है। क्लियर है? लागू कहाँ है? ये लागू है कक्षा 1 से 5 तक। SIQE कार्यक्रम कहाँ तक लागू है? कक्षा 1 से 5 तक। पहले ये 1 से 8वीं तक था। पहले कहाँ से कहाँ तक था? 1 से लेकर 8वीं तक था। वर्तमान में ये SIQE कार्यक्रम 1 से लेकर 5 कक्षा के लिए है। इसके लिए शामिल क्या क्या, इसमें कौन कौन से प्रोग्रामों को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है CCP को, ABL को, CCE को, FLN कार्यक्रम को। इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? SIQE कहा जाता है। CCP, ABL, CCE, FLN ये चारों कार्यक्रम SIQE के अंतर्गत किए जाते हैं। क्लियर है? SIQE के उद्देश्य क्या क्या है? SIQE के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं भाई? सबसे पहले बालकों को सीखने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बालकों को सीखने के क्या देने चाहिए? पर्याप्त अवसर देने चाहिए। बालकों को सीखने के पर्याप्त अवसर मिल सके, इसलिए SIQE कार्यक्रम चालू किया गया। अधिगम स्तर के गुणात्मक वृद्धि। अधिगम स्तर में कौन सी वृद्धि होनी चाहिए? गुणात्मक रूप से वृद्धि होनी चाहिए। यानी उनका अधिगम स्तर है वो मात्रात्मक रूप से ना बढ़कर गुणात्मक रूप से बढ़े, अर्थात उन्हें हर प्रकार का बच्चों को क्या हो? ज्ञान हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, प्रभावी व आनंददायी बनाना भी इसका मुख्य कार्य रहा है। ज्ञान को स्थायी बनाना, ज्ञान को क्या बनाना? स्थायी और प्रभावी बनाना, और सृजनात्मक व मौलिक चिंतन का भी बच्चों में क्या करना? विकास करना। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। यहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई कार्यक्रम को लेकर उसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर क्या कर सकता है आपको कि ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ। जैसे SIQE कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 2015-16 से। कौन संचालित कर रहा है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा। कौन सी कक्षा के लिए लागू है? 1 से 5। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने, पिछली भर्ती में भी इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ज़्यादातर डेट याद होनी चाहिए, जहाँ तक हो डेट को आपको अच्छे से याद करना है। SIQE का क्रियान्वयन कौन कौन कर रहा है? देखो, परियोजना का जो संचालन कर रहा है ना, परियोजना का संचालन वो कर रहा है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। यानी SIQE के लिए जो परियोजना का संचालन कर रहा है वो कौन कर रहा है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? बीकानेर में, वो कर रहा है। शैक्षिक समर्थन कौन दे रहा है? प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का काम है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर का। यानी मुख्य इसमें जो संचालन कर रहा है वो कौन कर रहा है? रूपरेखा बनाने वाला ही मुख्य काम है, तो वो कौन कर रहा है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। अकादमिक जो कार्य किए जा रहे हैं वो कर रहा है RSCRT उदयपुर। अकादमिक जो कार्य देखे जा रहे हैं वो किसके द्वारा देखे जा रहे हैं? वो देखे जा रहे हैं RSCRT उदयपुर। और यूनिसेफ व बौद्ध समिति इसको तकनीकी समर्थन दे रही है। तकनीकी रूप से जो समर्थन है वो यूनिसेफ व बौद्ध समिति का है। तो परियोजना का संचालन कौन कर रहा है? परियोजना का संचालन कर रहा है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। मुख्य जो रूपरेखा बनाने का काम कर रहा है वो कर रहा है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। अकादमिक जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो RSCRT उदयपुर के द्वारा, और तकनीकी समर्थन वो यूनिसेफ और बौद्ध समिति के द्वारा दिया जा रहा है। SIQE का संचालन, SIQE को संचालन 2 स्तरों पर समितियां बनाकर किया जा रहा है। एक राज्य स्तर पर समितियां बनाई गई है और एक जिला स्तर पर समितियां बनाई गई है। राज्य स्तर पर जो समितियां बनाई गई है उन राज्य स्तर की समितियों में सबसे पहली समिति है वो है परियोजना संचालन समिति। कौन सी समिति? परियोजना संचालन समिति। राज्य स्तर पर जो सर्वोच्च निकाय है SIQE के लिए वो कौन है? परियोजना संचालन समिति है, सर्वोच्च निकाय है। यानी SIQE के लिए राज्य स्तर पर आपको पूछ ले सर्वोच्च निकाय कौन है, तो वह है परियोजना संचालन समिति। इसका मुख्य कार्य है वो राज्य स्तर पर शीर्ष नीति निर्माता निकाय यही है। ये अध्यक्ष होता है इसका स्कूल शिक्षा परिषद का जो आयुक्त होता है ना वो इसका अध्यक्ष होता है। आपको पूछा जा सकता है SIQE के लिए जो संचालित है परियोजना संचालक समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है स्कूल शिक्षा परिषद का जो आयुक्त होता है वह होता है।
इसमें कितने सदस्य होते हैं इस समिति में, तो इसमें टोटल 8 होते हैं, 1 + 7, एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। और बैठक होती है 3 माह में एक बार बैठक करनी आवश्यक है। ये बैठक पूछी जा सकती है कि कार्य जो संचालन समिति है, वो संचालन समिति है, परियोजना संचालन समिति, उसकी बैठक होती है 3 माह में एक बार। पिछली बार भी बैठकों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य कार्यकारी समूह। दूसरा कौन सा है, दूसरा है राज्य कार्यकारी समूह। पहली तो संचालन परियोजना समिति थी, संचालन परियोजना समिति। दूसरी है राज्य कार्यकारी समूह। इसका कार्य क्या है, SIQE क्रियान्वयन का दायित्व इसी कमेटी का है। SIQE ही है, उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका जो दायित्व है किस कमेटी का है, तो वो है राज्य कार्यकारी समूह का। इसका जो अध्यक्ष होता है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का अतिरिक्त आयुक्त का होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, अतिरिक्त आयुक्त। किसका, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का अतिरिक्त आयुक्त। आयुक्त तो होता है ना, वो परियोजना संचालन समिति का अध्यक्ष था, तो इसका अतिरिक्त आयुक्त। इसमें भी सेम सदस्य 1 + 7 यानी टोटल कितने सदस्य होते हैं, इसमें भी 8 सदस्य होते हैं। बैठक उसकी 3 माह में एक बार थी, संचालन कार्य समिति की बैठक 3 माह में एक बार, इसकी बैठक होती है 2 माह में एक बार। और ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, परियोजना संचालन समिति को अपनी रिपोर्ट देता है। तीसरी है राज्य शैक्षिक समूह। तीसरा कौन सा है, राज्य शैक्षिक समूह। क्लियर है क्या, राज्य शैक्षिक समूह तीसरा है। इसका कार्य तकनीकी एवं शैक्षिक पहलुओं पर राज्य स्तरीय संस्थाओं की मदद करने का काम इसका है। इसका अध्यक्ष RSCRT का निदेशक होता है। राज्य शैक्षिक जो समूह है, कौन, राज्य शैक्षिक समूह। राज्य शैक्षिक समूह का जो अध्यक्ष होता है वो RSCRT जो उदयपुर में है उसका जो निदेशक है वह होता है। इसमें सदस्य कम होते हैं, उनमें 1 + 7 थे, इसमें 1 + 4, उनमें सदस्य थे 1 + 7 और इसमें सदस्य 1 + 4। इसकी बैठक भी 2 माह में एक बार होती है। और कार्य संचालन समिति की बैठक 3 माह में एक बार होती है। ये SIQE की 3 संस्थाएं थी जो राज्य स्तर पर काम करती है। बात करते हैं जिला स्तर पर। जिला स्तर पर इसकी 2 समितियां काम करती है। पहली समिति है जिला कोर ग्रुप। कौन है, जिला स्तर पर पहली है जिला कोर ग्रुप। कार्य इसका जिला स्तर पर SIQE का क्रियान्वयन, जिला स्तर पर SIQE का क्रियान्वयन करना तथा मॉनिटरिंग करने का काम इसका है। इसका अध्यक्ष होता है CDEO। कौन होता है, जिला कोर ग्रुप का अध्यक्ष कौन होता है, CDEO। C यानी चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। CDEO यानी चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी जिला शिक्षा अधिकारी। इसमें सदस्य होते हैं 1 + 5। कितने सदस्य होते हैं, 1 + 5। 1 + 5 का मतलब 1 होता है, इसमें अध्यक्ष होता है और 5 इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। क्लियर है, चलते हैं दूसरे। ये था जिला कोर ग्रुप का अध्यक्ष CDEO। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट है जिला अकादमिक समूह। कौन होता है, जिला अकादमिक समूह। इसका अध्यक्ष होता है जिला शिक्षा अधिकारी। कार्य कौन करता है, ये डाइट प्राचार्य व जिले में होने वाले विषय आधारित कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करना। यानी डाइट जो प्राचार्य होते हैं और जिले के जो भी विशेष शिक्षक होते हैं उन पर कार्यक्रम की जो मॉनिटरिंग करने का काम है वो काम किसका है, तो वो है जिला अकादमिक समूह का। विशेष तथ्य में अपन बात करें तो ये अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक SIQE का नोडल अधिकारी होता है। ये विशेष ध्यान रखना, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जो होता है वो SIQE का नोडल अधिकारी होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SIQE का नोडल अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। देखो साथ के साथ ही चीजें याद करनी है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और आपको कुछ याद नहीं है, क्योंकि अब आपको एक दिन का एक वीडियो मिलता है तो आपको मेरे साथ साथ चलना है, एक्स्ट्रा नहीं भागना है। एक दिन में जितनी मैं बातें बताता हूं उतनी आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ आपको पूछ ले SIQE का नोडल अधिकारी कौन होता है, पढ़ा हुआ तो है लेकिन आपको तो रट्टा लगाना है। कौन होता है, जिला परियोजना समन्वयक होता है ना, वो होता है अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। उसके बाद में SIQE किससे बनकर मिलकर बना होता है, तो SIQE मिलकर बना होता है CCP + ABL। सबसे पहले CCP, ABL, CCE और FLN, यानी CCP + ABL
प्लस CCE प्लस FLN, ये सारे कार्यक्रम किसके तहत संचालित है? SIQE के तहत संचालित है। CCP की फुल फॉर्म है चाइल्ड सेंटर्ड पेडालॉजी। क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडालॉजी, यानी बाल आधारित शिक्षण शास्त्र, बालक आधारित शिक्षण शास्त्र। चाइल्ड सेंटर पेडालॉजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बच्चों के अनुभवों, विचारों एवं उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। CCP में क्या है कि बच्चा ही सब कुछ है। टीचर के लिए जब आप भी स्कूलों में पढ़ाने जाओ तो ऐसे मत मानना कि मैं ना, बच्चा सब कुछ है, बच्चा सब कुछ सीख सकता है, केवल मुझे उसे सिखाना है। यानी बच्चे को केंद्र में रख कर कहता है CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडालॉजी, यानी सेंटर में कौन होना चाहिए? बच्चे को आधार मानना है आपको। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, वर्तमान की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। उसके बाद में आता है ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी क्रियाकलाप पर आधारित शिक्षा करवानी है आपको। गतिविधि आधारित अधिगम, ABL कक्ष बने हुए मिलेंगे। आप जब जाओगे प्राथमिक शिक्षाओं में, विद्यालयों में, तो आपको वहाँ ABL कक्ष बने हुए मिलेंगे। ABL का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी बच्चे को खेल खेल में सिखाओ, क्रियाकलाप आधारित शिक्षण शास्त्र। प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होती है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति भी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसलिए उसको ABL में सिखाना चाहिए। यह एक करके सीखने पर बल देती है, यानी बच्चे को करके सिखाना चाहिए। अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत पर आधारित है। निर्मितवादी, अपन अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। उनमें अपन पढ़ेंगे कि बच्चे को करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित अधिगम करवाना चाहिए, ठीक है। करते 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 बच्चा सीख जाएगा, यानी ये करके सीखने पर बल देता है और अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत पर। ये इंपॉर्टेंट आपको पूछ सकता है कि जो ABL कक्ष बने हुए हैं ना, वो किस सिद्धांत पर है? तो अधिगम के निर्मितवादी जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। कक्षा 1 व 2 के लिए ABL कक्ष का निर्माण लहर कक्ष के अनुरूप किया गया है। यानी कक्षा 1 और 2 के लिए जो ABL कक्ष का निर्माण किया गया है वो लहर कक्ष के अनुरूप किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें, तीसरा है CCE। तीसरा क्या आता है आपका? CCE। CCE यानी कॉन्टिन्यूस, CCE आपने रीट में पढ़ा होगा, कंटिन्यूस एंड कॉन्फ्रेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE का क्वेश्चन लगभग रीट में तो पूछा जाता है कि CCE की फुल फॉर्म क्या होती है। कई बार तो यही पूछ लेते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉन्फ्रेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यानी बच्चे का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करो आप, तो आप कंटिन्यू करो, सतत रूप से करते रहो, और व्यापक यानी सारे क्षेत्र को ध्यान में रखकर करो। सारे क्षेत्र का मतलब है लगातार करने वाले कार्यक्रम होने चाहिए, यानी शैक्षिक के साथ में उसमें खेल में क्या है, नृत्य में क्या है, संगीत में क्या है, ये सभी कलाएं उसको करनी है। फिर है FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। चौथा कार्यक्रम है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, FLN कार्य। निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के तहत लागू नई जो शिक्षा नीति है उसके तहत FLN कार्यक्रम लागू किया है। ये 3 से 9 वर्ष के बच्चों का समग्र विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। आपको पूछा जा सकता है कि FLN कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता और कोई अनइम्पोर्टेंट नहीं होता, जो पूछ लिया एग्जामिनर ने वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए FLN कार्यक्रम होता है। उसके बाद में लहर कार्यक्रम, लहर है लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। राजस्थान में ये कार्यक्रम है लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। विद्यार्थी शिक्षण का केंद्र होता है, विद्यार्थी शिक्षण, तथा वह स्वयं करके सीखता है। शिक्षक उसका क्या होता है? सहयोगी होता है। ये लहर कार्यक्रम आया था कि केवल विद्यार्थी जो कुछ भी करे उल्टा सीधा करने दो उसे, केवल शिक्षक उसका सहयोगी होना चाहिए। यदि वो कुछ उल्टा करता है तो उसको बस ऐसे बता दो कि आपने ये किया है, इसको ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐप कितने होते हैं? तो ऐप होते हैं 1 वर्ष में कुल 6 ऐप होता है और समेटिव असेसमेंट कुल 3 होते हैं। उसके बाद में है कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है दीक्षा। कौन सा है? दीक्षा। पहला कार्यक्रम है अपना दीक्षा।
दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इंपॉर्टेंट है भाई। दीक्षा की फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ सकता है आपको। दीक्षा क्या है? यह है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, क्या है? नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, SHA पूरा है, शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग। क्लियर है क्या? दीक्षा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है एक क्या है? नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म यानी स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मंच है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है देश के पूरे शिक्षकों के लिए, एक राष्ट्रीय मंच है। कौन? दीक्षा। वाक्य क्या है इसका? ध्येय वाक्य, हमारे शिक्षक हमारे नायक। वाक्य यानी इसका ध्येय वाक्य है, वाक्य क्या? ध्येय वाक्य है, वो है हमारे शिक्षक हमारे नायक। यानी आपको पूछा जा सकता है दीक्षा का ध्येय वाक्य क्या है, तो हमारे शिक्षक हमारे नायक। ये एक नेशनल स्तर का टीचर प्लेटफॉर्म है। क्लियर? पहल किसकी है? ये शिक्षा मंत्रालय और NCERT की पहल पर यह जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय और NCERT विशेष एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर NCERT द्वारा यह विकसित है कि एक राष्ट्र और एक डिजिटल क्या होना चाहिए प्लेटफॉर्म के तहत दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? इंपॉर्टेंट है भाई। 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, किसने? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। और दीक्षा ऐप बनाया गया, वो बनाया गया मई 2017 में। 5 सितंबर आप याद रख सकते हो टीचर्स डे पर, टीचरों के लिए 5 सितंबर 2017 को वेंकैया नायडू ने, किसने? वेंकैया नायडू ने किसका? दीक्षा पोर्टल का निर्माण किया, दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया, दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखनी है, दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ 5 सितंबर शिक्षक दिवस के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म बनाया गया टीचरों के लिए। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी राष्ट्रीय स्तर का एक क्या था? प्लेटफॉर्म था, जिसका शुभारंभ किसने किया? उस समय के उपराष्ट्रपति थे M वेंकैया नायडू। उन्होंने 5 सितंबर 2017 को और मई 2017 में दीक्षा ऐप लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया इंडिया में बनाया गया, और मेक फॉर इंडिया किसके लिए बनाया गया? इंडिया के लिए। मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया आधारित है ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। देखो अपन ICT में पढ़ेंगे, एक होती है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, एक होती है क्लोज्ड। तो ये ओपन पर आधारित है, यानी जहाँ पैसे वगैरह कुछ नहीं लगते, वो होती है ओपन। सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश इसका लाभ ले सकते हैं, यानी वो चेंज भी कुछ करके इनको अपना सकते हैं। शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तु से संबंधित ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट्स उपलब्ध है। इस पर क्या है? शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए विषय से संबंधित ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन पढ़ना और लर्निंग सीखने के लिए कंटेंट इसके ऊपर उपलब्ध रहेगा। पुस्तकों में आप देख रहे होंगे QR कोड बने हुए लगा होता है, उस QR कोड को आप स्कैन करोगे तो एक टीचर आपको पढ़ाता हुआ नजर आएगा। और वो पुस्तकों का जो निर्माण होता है, जो QR कोड के रूप में जो कंटेंट का निर्माण कर रहा है, वो निर्माण कर रही है SCERT और डाइट। कौन कर रही है? SCERT और डाइट, SCERT और कौन कर रही है? और कर रही है डाइट कौन कर रही है? डाइट कर रही है, डाइट ध्यान रखना, SCERT और डाइट। RSCERT हो गया SCERT का नाम, ठीक है। तो ये कौन कर रही है? यहां पर जो कंटेंट निर्माण है पुस्तकों का, तो वो कर रही है। निष्ठा की ट्रेनिंग भी शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से दी जा रही। निष्ठा की जो ट्रेनिंग दी जा रही है टीचर्स को, वो भी किसके द्वारा? दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पोर्टल के माध्यम से दी जा रही। अभिभावक स्कूल समय के बाद शिक्षकों के संवाद भी कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स है बच्चों को यहाँ पढ़ा नहीं सकते। ये विशेष ध्यान रखना कि इस दीक्षा पर टीचर्स बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। नेक्स्ट है ई विद्या। क्या है? ई विद्या टीवी चैनल पर प्रसारित किए जाने वाले ई कंटेंट को दीक्षा के साथ लिंक किया गया। यानी ई विद्या का जो टीवी चैनल है, उस पर प्रसारित किए जाने वाले जो ई कंटेंट है, उसको दीक्षा के साथ में क्या कर दिया गया है?
लिंक कर दिया गया, अटैच कर दिया गया। उसके बाद में दीक्षा राइज, दोनों अलग है, देखना कुछ किताबों में दीक्षा और दीक्षा राइज को एक ही बता रखा है, थोड़ा सा चेंज है। दीक्षा राइज राजस्थान के लिए, दीक्षा का तो वो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग है। उसके बाद में जो राइज है ये है राजस्थान है इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, ये राइज अलग से आ गया। राइज का मतलब है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। इसकी थीम क्या है? एक राज्य एक प्लेटफॉर्म, एक राज्य राइस, एक राज्य एक प्लेटफॉर्म। वो क्या था? हमारे शिक्षक हमारे नायक। स्कूली शिक्षा के लिए राजस्थान इंटरफेस, स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान का इंटरफेस है वो दीक्षा राइज है। यानी दीक्षा तो इंडिया स्तर का था दीक्षा तो, और ये किसका हो जाएगा? दीक्षा राइज राजस्थान स्तर का, यानी राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। इसका प्रारंभ 70/2018-19 से हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? 70/2018-19 से दीक्षा राइज का शुभारंभ किया गया। संचालन कौन कर रहा है इसका? इसका संचालन कर रही है RSCRT उदयपुर। कौन कर रही है? RSCRT उदयपुर। शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी का कंटेंट भी इस पोर्टल पर अपलोड किया गया है दीक्षा राइज पर। दीक्षा वाणी और दीक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन, दीक्षा राइज के उद्देश्य ये देखो मैं कुछ लिख रखे हैं, बाकी यहां से मुझे नहीं लगता इनके कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। दीक्षा राइज के उद्देश्य शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण मंच प्रदान करना। शिक्षकों का क्या प्रदान करना? गुणवत्तापूर्ण मंच देना शिक्षकों के लिए दीक्षा और दीक्षा राइज। ई कंटेंट और ई बुक उपलब्ध करवाना, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों के लिए वर्क बुक उपलब्ध करवाना, RSCRT उदयपुर करवा रही है। छोटे बच्चों के लिए कार्मिक जो बुक है वो उपलब्ध करवाना। ये सारे काम किसके हैं? इस दीक्षा राइज के। अब है निष्ठा कार्यक्रम। निष्ठा 21 अगस्त 2019, डेट याद करो भाई। निष्ठा 21 अगस्त 2019 को निष्ठा आया। निष्ठा मतलब एन, निष्ठा, निष्ठा, निष्ठा कब आया? तो आप कहोगे 21 अगस्त 2019, 21 अगस्त 2019 डेट याद होनी चाहिए आपको। निष्ठा 21 अगस्त 2019। पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये निष्ठा की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपको निष्ठा की नहीं पूछी जाएगी। आपको निष्ठा कार्यक्रम कब आया? 21 अगस्त 2019 को। एन यानी 19, एन यानी 19 यानी 2019। NCERT द्वारा विकसित, किसके द्वारा? NCERT द्वारा विकसित। किसके द्वारा? निष्ठा, NCERT के द्वारा। ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ। इसमें ऑनलाइन शिक्षकों का जो प्रशिक्षण करवाने का कार्यक्रम है निष्ठा पर, वो 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ। यानी ये 21 अगस्त, निष्ठा कब आया? 21 अगस्त 2019 को तो आया, और 16 अक्टूबर 2020 को। कब? 16 अक्टूबर 2020 को इसके ऊपर शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का संचालन शुरू किया गया। शिक्षण प्रशिक्षण का ये एक अभियान है। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एक प्लेटफॉर्म है। कौन? निष्ठा। आपको इंपॉर्टेंट निष्ठा की दो डेट याद रखनी है कि निष्ठा है वो कब आया? तो आया 21 अगस्त 2019 को। ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर शिक्षकों के लिए ऑनलाइन जो प्रशिक्षण शुरू हुआ वो कब हुआ? तो आप कहोगे 16 अक्टूबर 2020 से। नेक्स्ट है शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु निष्ठा कार्यक्रम के कुछ चरण आए भाई। निष्ठा कार्यक्रम के चरण। निष्ठा 1.0, निष्ठा 1.0 ये प्राथमिक शिक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षा होती है 1 से 8 तक के शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु है। इसमें 11 भाषा पर 18 ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। ये लॉन्च हुआ अगस्त 2020 को, 16 अगस्त 2020 को। निष्ठा 1.0। उसके बाद में आता है निष्ठा 2.0 माध्यमिक स्तर के लिए, वो था प्राथमिक स्तर। निष्ठा 1.0। निष्ठा 2.0 आता है माध्यमिक स्तर के लिए। और निष्ठा 3.0 ECC के लिए कक्षा 5 तक निपुण भारत, ECC से लेकर कक्षा 5 तक निपुण भारत मिशन उद्देश्य पर आधारित कौन सा है? यह पूछा जा सकता है कि निपुण भारत मिशन जो है उस पर आधारित कौन सा कार्यक्रम है? तो निष्ठा 3.0 जो ECC से शुरू होता है कक्षा 5 तक, और निष्ठा 2.0 माध्यमिक स्तर, और निष्ठा 1.0 है वो प्राथमिक स्तर।
निष्ठा 4.0 ईसीसी का प्रशिक्षण केवल निष्ठा 4.0 पर केवल ईसीसी, ये पिछली बार पूर्व फोरम पूछी गई थी। ईसीसी होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, का प्रशिक्षण होता है। 17/11/2022 से ये कोर्स प्रारंभ है। निष्ठा 4.0 पर ईसीसी का जो प्रशिक्षण है वो 17/11/2022, कब से? 17/11/2022, विशेष ध्यान रखना 17/11/2022 से शुरू है। 17/11/2022 से निष्ठा पर ईसीसी कार्यक्रम शुरू है। ईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, निपुण भारत मिशन। कौन सा? निपुण भारत मिशन कब आया? 5 जुलाई 2021 को। निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021। ये सारे नवाचार ही चल रहे हैं, नई डेट को किए हैं इसलिए नवाचारों में पढ़ रहे हैं अपन। निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को, डेट याद कर लेना भाई। निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को, 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन, 5 जुलाई 2021 निपुण भारत मिशन, कोरोना के जस्ट बाद में, ऐसे याद रख लेना, कोरोना बीच में आया, जस्ट बाद में आया निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंड एंड न्यूमेरेसी, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये पूछा जा सकता है किस आयु के बच्चों के लिए है? 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए है निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन किस वर्ष के बच्चों के लिए है? 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए है। कब आया? 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के तहत 100% जो लक्ष्य प्राप्त करने का रखा गया टारगेट, वो 2026-27 को रखा गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निपुण भारत मिशन के तहत जो 100% लक्ष्य राजस्थान में प्राप्त करना है वो किस सत्र में प्रारंभ किया जाएगा? 2026-27 में। घर से पढ़ने की सुविधा वाले कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। घर से पढ़ने वाले कार्यक्रम कौन कौन से कार्यक्रम है और कब आए, पहले यही डेट याद रखनी है। देखो, स्माइल 13 अप्रैल 2020 को पहली बार स्माइल कार्यक्रम आता है, वो आता है 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को आता है स्माइल 2.0, और स्माइल 3.0 आता है 21 जून 2021 को। तीनों डेट अच्छे से याद करो। 13 अप्रैल 2020 को आता है स्माइल कोई सा भी कह दो, स्माइल कह दो। उसके बाद में स्माइल 2.0 आता है 2 नवंबर 2020 को, और उसके बाद में स्माइल 3.0 आता है 21 जून 2021 को। 21 जून 2021 को स्माइल 3.0। तीनों डेट अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। 13 अप्रैल 2020, उसके बाद में 2 नवंबर 2020, उसके बाद में 21 जून 2020 स्माइल 2.0, स्माइल 3.0। उसके बाद में कार्यक्रम आता है हवा महल कार्यक्रम। ये हवा महल भी 2 मई 2020 को आता है, 2 मई 2020 को हवा महल कार्यक्रम। उसके बाद में शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को, 2 मई के बाद में 11, 2 9 11, ऐसे याद रखना, 2 9 11 हो जा। शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 को, और ई कक्षा कार्यक्रम 28 जुलाई 2020 को। ये डेट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्या? स्माइल कार्यक्रम 13 अप्रैल 2020 को, स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को, स्माइल 3.0 21 जून 2021 को स्माइल 3.0 आता है। उसके बाद में कौन सा आता है? उसके बाद में आता है हवा महल कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम आता है 2 मई, 2 शब्द है तो मई में 2 मई 2020 को हवा महल कार्यक्रम। 2 के बाद में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगी 11। तो सबसे पहले शिक्षा वाणी बोला जाएगा। तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम कब आएगा? तो आप कहोगे सर 2 में 9, 2 9 11, यानी 11 मई 2020 को कौन आ जाता है? फिर करते हैं दर्शन, 1 जून की रोटी के लिए दर्शन करेंगे तो शिक्षा दर्शन है 1 जून 2020 को। और उसके बाद में आ जाती है जून के बाद में जुलाई, और उस दिन ई कक्षा कार्यक्रम 28 जुलाई 2020 को। ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले एक बार मैं आपको डेट याद करवाता हूं भाई, याद करवाना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्माइल कार्यक्रम आता है, उसके बाद में स्माइल 2.0 आता है, उसके बाद में स्माइल
स्माइल 3.0 आता है। उसके बाद में आती है हवा महल कार्यक्रम। हवा लगेगी तो शिक्षा में वाणी मिलेगी, शिक्षा में वाणी मिलेगी तो शिक्षा में दर्शन होंगे, शिक्षा में दर्शन होंगे तो ई कक्षा कार्यक्रम लॉन्च करना पड़ेगा। सर स्माइल दी थी उसने 13 अप्रैल 2020 को, 13 अप्रैल 2020 को पहली बार स्माइल दी। तो पहली बार स्माइल दी तो मैंने उसको मना किया 2 नवंबर 2020 को स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0 21 जून 2021 को ये स्माइल कार्यक्रम कंप्लीट हो गया। ये स्माइल के बाद में हवा महल, हवा में 2 शब्द है सर, 2 मई 2020 को, 2 मई 2020 को हवा महल कार्यक्रम आया। फिर सर शिक्षा में वाणी जगी तो 11 मई, कौन सी मई, 11 मई 2020 को, और हमें 1 जून का दर्शन किया 1 जून 2020 को। सर ई कक्षा कब आई, 28 जुलाई 2020 को ई कक्षा कार्यक्रम आ गया। देखो अच्छे से रट्टा लगाना है आपको, तो रट्टा लगाना है, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, रट्टा लगाना है, एग्जाम पास करनी है तो रट्टा लगाना है। समझी हुई इनमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है, ये कार्यक्रम है। नेक्स्ट है स्माइल कार्यक्रम को डिटेल से पढ़ते हैं। स्माइल कार्यक्रम 13 अप्रैल, स्माइल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 13 अप्रैल 2020 को। देही वाक्य, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। देही वाक्य किसका है, स्माइल का, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। पूरा नाम क्या है स्माइल का, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। उसके बाद में इसके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से दैनिक सामग्री लिंक से प्रदान करना, यानी एक लिंक भेजी जाती थी व्हाट्सएप के माध्यम से। और उसके बाद में ये कक्षा 1 से 12 तक के लिए संचालित है। विशेष शनिवार को क्विज व हवा महल का कार्यक्रम इसके अंदर होता था। शनिवार को क्विज होती थी और हवा महल का कार्यक्रम होता था स्माइल के अंदर ही। आओ घर से सीखे, एक कार्यक्रम शुरू हुआ, आओ घर से सीखे, आओ घर से सीखे। इसके ये 26 अक्टूबर 2020 को इसके तहत ही स्माइल 2.0 आया। स्माइल 2.0 कब आया, तो आपको भी याद करवाया 2 नवंबर 2020 को। उसके बाद में आओ घर से सीखे कार्यक्रम 21 अक्टूबर 2020 से, उसके तहत स्माइल 3.0 आया 21 जून 2021 को। ये 2020 को था, वो 2021 को। क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद में हवा महल कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम कब आया, तो हवा महल कार्यक्रम आया 2 मई 2020 को हवा महल कार्यक्रम आता है। ध्येय वाक्य, कोरोना समय में बच्चों का झरोका, कोरोना समय के अंदर आए हुए सारे, कोरोना था उसमें, कोरोना समय में बच्चों का झरोका हवा महल। संचालित है RSCRT उदयपुर, सहयोग कौन कर रही है, डाइट। यानी हवा महल कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित है, तो ये RSCRT उदयपुर के द्वारा 2 मई 2020 से शुरू है। ध्येय वाक्य, कोरोना समय में बच्चों का झरोका, और ये संचालन कौन कर रहा है, तो RSCRT उदयपुर सहयोग कर रही है इसकी डाइट। क्रियाकलाप इसके अंदर प्रारंभ में 5 थे, फिर इसमें 6 क्रियाकलाप करने लगे। प्रारंभ में 5 क्रियाकलाप, वर्तमान में 6 क्रियाकलाप है। पहला है आज की कविता, दूसरी है आज की कहानी, पहली है आज की कविता, फिर आज की कहानी, तीसरी है आज की किताब, आज की गतिविधि, 4 हो गया। फिर 5वां था टीचर्स के लिए टीचर कॉर्नर, और 6ठा था हमारा पुस्तकालय। आज की कविता, आज की कहानी, आज की किताब, 3 हो गया। उसके बाद में चौथा आपको याद रखना है आज की गतिविधि, फिर टीचर कॉर्नर कार्यक्रम, फिर हमारा पुस्तकालय। इसकी सहयोगी संस्था कौन कौन है, हवा महल कार्यक्रम में सहयोग करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है, यूनिसेफ, पीरामल फाउंडेशन, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। ऐसे पढ़ लेना, ये चीज़ें तो पढ़ने की। बाकी हवा महल कार्यक्रम कब आया, किसके द्वारा संचालित है, कितने इसमें प्रारंभिक कहानियाँ थी, और कितने इसके चरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फिर है शिक्षा वाणी। सर वाणी 11 मई को आई थी, हमने याद कर ली अच्छे से।
कोई बात नहीं, याद कर ली तो बहुत अच्छी बात है आपको। शिक्षा वाणी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। प्रारंभ हुई 11 मई 2020 को। ध्येय वाक्य प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी कार्यक्रम 11 मई 2020। प्रसारण आकाशवाणी के ऑल इंडिया रेडियो पर राजस्थान के 25 रेडियो स्टेशनों पर इसका प्रसारण होता था। क्लियर है? अच्छे से बस ये चीजें आप तो पढ़ते जाओ, आपका काम हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं आपको तो। क्लियर है? शनिवार को हवा महल का कार्यक्रम भी प्रसारित होता है। शनिवार को हवा महल कार्यक्रम शिक्षण सामग्री RSCRT उदयपुर के नेतृत्व में डाइट तथा विभिन्न संस्थाएं करती है। समय सारणी क्या है? समय और कौन सी कक्षा के लिए? 11 से 11:15 तक 15 मिनट कक्षा 1 और 2 के लिए। 11:16 से 11:35 20 मिनट का कार्यक्रम 3 से 8 के लिए। और 11:36 से 11:55 यानी टोटल 55 मिनट का कार्यक्रम होता था। 20 मिनट 9 से 12 के लिए। और हवा महल प्रत्येक शनिवार को, यानी ये 11 बजे से लेकर 11:55 तक ये कार्यक्रम चलता था। रोज 55 मिनट का था, जिसमें शुरू की 15 मिनट होती थी वो कक्षा 1 और 2 के लिए। उसके बाद में 20 मिनट ये चलती थी 3 से 8 के लिए। और ये चलती थी 9 से 12 के लिए। और प्रत्येक शनिवार को क्या होता था? हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण इसी चैनल पे होता था, शिक्षा वाणी। नेक्स्ट, शिक्षा वाणी के बाद में दर्शन करने हैं, तो दर्शन करने के लिए 1 जून पर जाना पड़ेगा। शिक्षा दर्शन 1 जून। शिक्षा दर्शन प्रारंभ हुआ 1 जून 2020 को। ध्येय वाक्य क्या है? बच्चों देखो। उसमें क्या था? बच्चों सुनो। यहां बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्रसारण DD राजस्थान पर यह पूर्णतः निःशुल्क करता था। प्रसारण का समय था 3-15 घंटे का, यानी 2 स्लॉट में होता था। टोटल 3 घंटा 15 मिनट ये कार्यक्रम चलता था शिक्षा दर्शन DD दर्शन पे। पहला स्लॉट जो मिलता था वो मिलता था 9 से 12 के लिए। पहला स्लॉट किसके लिए था? 9 से 12 के लिए पहला स्लॉट। और दूसरा था 1 से 8 के लिए। पहला था 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक 2 घंटे का। 12:30 12:30 से 1:30 तक, फिर 1:30 से लेकर 2:30 तक एक कार्यक्रम ये चलता था। फिर रेस्ट हो जाती थी आधी घंटे की। फिर 3 बजे शुरू होता था, 3 बजे से 3:30 तक चलता था, यानी 30 मिनट का। फिर 3:30 से चलता था ये 4:15 तक, यानी काम छोटा। यानी ये बड़ा काम है 1-1 घंटे का। 1 घंटे यहाँ 1 घंटे यहाँ। यहाँ चलता था, ये कक्षा चलती थी 9 से 10 के लिए पहले, और उसके बाद में 11 से 12 2 घंटे का। उसके बाद में ये चलता था 1 घंटा 15 मिनट का, जिसमें आधे घंटे 3 से 3:30 तक आधे घंटे चलती थी ये, लेकर 1 से 5 तक। फिर ये 4:15 से शुरू हो जाती थी, 3:30 से 4:15, 6 से 8वीं तक। ये देखो स्लॉट टाइम, ठीक है। यानी आपको इसे ध्यान रखना है 12:30 से 2:30 और 3 से 4:15 तक। पहले 9वीं 10वीं, फिर उसके बाद में 11वीं 12वीं 1-1 घंटा। उसके बाद में चलती थी छोटी क्लास, यानी पहले चलती थी छोटी क्लास। छोटी क्लास कौन सी है? आधे घंटे 30 मिनट की, फिर 45 मिनट की, 1 से, उसके बाद में 5, फिर 6 से 8। प्रत्येक शनिवार शिक्षण सामग्री शिल्प कला पर आधारित कक्षा होती थी। इसकी नोडल एजेंसी है RSCRT उदयपुर। आपको पूछ ले शिक्षा दर्शन या शिक्षा वाणी की नोडल एजेंसी कौन है, तो RSCRT उदयपुर नोडल एजेंसी है। क्लियर है? क्लास लंबी तो नहीं लग रही, लेकिन करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, एक दिन में आपको एक क्लास करनी पड़ेगी। फिर है नोट। शिक्षा वाणी व शिक्षा दर्शन पुनः प्रारंभ 21 जून 2021 को शुरू होते हैं। 21 जून 2021 को दोनों कार्यक्रम, ये बीच में बंद कर दिए गए थे दोनों कार्यक्रम, ये फिर से 21 जून 2021 को शुरू होते हैं। 21 जून 2021 को स्माइल 3.0 कार्यक्रम भी आ जाता है, स्माइल 3.0। उसके बाद में ई कक्षा प्रोजेक्ट 28 जुलाई को, ई कक्षा प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ 15 अक्टूबर 2020 को। वैसे प्रारंभ हुआ, लॉन्च ये 28 जुलाई को ही हो गया था। उद्देश्य था BSER व CBSE के नामांकन लेने वाले छात्रों को मुफ्त में गुणात्मक पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। इसका MOU किसके साथ था, तो इसका MOU था वेदांता ग्रुप और मिशन ज्ञान। राजस्थान सरकार ने MOU किया था वेदांता ग्रुप और मिशन ज्ञान के तहत। ई कंटेंट तैयार किया गया और 2 नवंबर 2020 जिस दिन स्माइल 2.0 आया से वीडियोज भी छात्रों को भेजना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, मिशन समर्थ। ये 21 जून 2021 को मिशन समर्थ कार्यक्रम आता है। कौन सा? मिशन समर्थ। कब आता है? प्रारंभ है 21 जून 2021 को। कब है?
21 जून 2021। डेट देखो कन्वर्ट हो रही है, यानी मिशन स्माइल देने का। कौन सी स्माइल? मिशन यानी 3.0, ऐसे कन्वर्ट कर लो। उद्देश्य विशेष आवश्यकता बच्चों के शिक्षा के लिए, विशेष आवश्यकता वाले जो जैसे HI है, LI है, ठीक है, जो अंधे वगैरह बच्चे होते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया मिशन समर्थ। कब? 21 जून 2021 को। विशेष ई कंटेंट तैयार किया गया, अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और पेस्ट राज्य राजस्थान भी बना इसमें। फिर आता है देववाणी ऐप। कौन सा ऐप? देववाणी ऐप। कब लॉन्च किया गया? अगस्त 2020 को। देववाणी कब? अगस्त 2020 को। सर अगस्त में ही क्यों जारी किया गया? क्योंकि श्रावण माह में देवों की पूजा होती है, श्रावण अगस्त में आता है, तो अगस्त 2020 में। उद्देश्य संस्कृत शिक्षा में ICT को बढ़ावा देना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत शिक्षा में ICT को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो वो था देववाणी ऐप। कब? अगस्त 2020 में। संस्कृत शिक्षा में ICT को बढ़ावा देना। नेक्स्ट अगला कार्यक्रम RKSMBK। इसको चेंज कर दिया गया वर्तमान में, तो RKSMBK। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कब आरंभ हुआ? 11 जुलाई 2022 को। ये इंपॉर्टेंट है, 11/7/22 ये इंपॉर्टेंट है। RKSMBK कार्यक्रम, RKSMBK कार्यक्रम कब आया? 11/7/2022 को। कक्षा 1 से 8 तक के लिए 3 माह का एक ब्रिज कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके द्वारा बच्चे की जो पीछे की त्रुटियां रही हुई है दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास की, उनको पूर्ति करना है। 7/2022-23 से ये प्रारंभ है। बच्चों को 8 ग्रेड लेवल पे लाना। बच्चों को मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को 8 ग्रेड लेवल तक लाना, यानी पिछड़े बच्चों को उस तक लाना, प्रेजेंट तक। तीसरी कक्षा तक, तीसरी कक्षा तक, 5वीं कक्षा का बच्चा है तो 5वीं कक्षा तक। नोट 5 सितंबर 2022 को RKSMBK ऐप लॉन्च किया गया। पूछा जा सकता है 5 सितंबर 2022 को। ये 11/7/22 को कार्यक्रम शुरू आया और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के ऊपर 5 सितंबर 2022 को RKSMBK ऐप लॉन्च कर दिया गया। नया नाम इसका कर दिया गया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA इसका नया नाम। राजस्थान के शिक्षा में बड़ा जो कार्यक्रम है उसका नाम कर दिया गया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्लियर है इसका नया नाम। कक्षा और एक कार्य पुस्तिका दी जाएगी। 1 के लिए जो कार्य पुस्तिका उसका नाम है प्रथम, 2 के लिए पल्लव, 3 के लिए पहल। 3 याद करो, 1 के लिए प्रथम, 2 के लिए पल्लव, 3 के लिए पहल। 4 के लिए 4 और 5 की एक आती है प्रयास, 6 और 7 की परवाह है और 8 की परखर। सबसे पहले प्रथम, प्रथम के बाद में पल्लव, पल्लव के बाद में पहल। 3 याद कर लो अलग से। फिर याद करो ये 4 और 5 के लिए प्रयास करना है और उसके बाद में परवाह करना है 6 और 7 के लिए, और 8 के लिए परखर बच्चा हो जाएगा, परखर आनी है 8 के लिए। क्लियर है? प्रथम, पल्लव, पहल, प्रयास। प्रथम, पल्लव, पहल, प्रयास। प्रयास करने के बाद में परवाह करेगा और परखर करेगा। प्रयास, परवाह, परखर। नेक्स्ट मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद कार्यक्रम है। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तो दिसंबर 2020 में 6 जिलों में, राजस्थान के 6 जिलों में मिशन बुनियाद दिसंबर 2020 में शुरू हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 को होती है। मिशन बुनियाद अभियान आपको पूछ ले मिशन बुनियाद अभियान, तो ये उसी दिन हुआ जिस दिन RKSMBK जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो लॉन्च किया गया। उसी दिन मिशन बुनियाद अभियान है वो शुरू होता है। एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम, ये क्या है? एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है। अब आता है नो बैग डे। नो बैग डे यानी बच्चे को बैग नहीं लेके जाना। नो का मतलब नहीं लेके जाना, बैग डे। घोषणा हुई बजट भाषण 20 फरवरी 2020 से। 2020 को इसकी घोषणा होती है। कब आता है? प्रत्येक शनिवार को। सवीरा पंचांग 2024-25 का जो सवीरा पंचांग है ये कहता है कि माह का दूसरा और चौथे शनिवार को ही बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2020 को हो जाती है। 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हो जाती है नो बैग डे। प्रत्येक शनिवार को बैग लेकर नहीं जाना। वैसे बैग का वजन होता है ना 10% होना चाहिए बच्चे के वजन के, ये लिखा हुआ भी है क्या आगे? मापदंडों के अनुसार बैग का वजन 10% ही होना चाहिए। कौन कौन सी इसमें गतिविधियां करवाई जाएगी? पहले शनिवार को जो है वो करवाया जाएगा राजस्थान को जाने। पहले शनिवार को आओ राजस्थान को जाने। दूसरे शनिवार को भाषा कौशल का विकास। तीसरे शनिवार को स्वस्थ राजस्थान, सशक्त राजस्थान
चौथे को मैं वैज्ञानिक बनूंगा और पांचवें शनिवार को बाल सभा मेरे अपनों के संग। बाल सभा मेरे अपनों के संग यानी गांव गांव में जाकर बच्चे बाल सभा करते थे ना, वो इसी की देन थी। राजस्थान को जाने, भाषा कौशल विकास, स्वस्थ राजस्थान, सशक्त राजस्थान, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, बाल सभा मेरे अपनों के संग। उसके बाद में कक्षा समूह, क्रम संख्या समूह 1-2 कक्षा के लिए अंकुर, 3 से 5 के लिए प्रवेश, 6 से 8 के लिए दिशा, 9 से 10 के लिए क्षितिज और 11-12 के लिए उन्नति। अंकुर प्रवेश दिशा, अंकुर प्रवेश दिशा क्लियर है। फिर है क्षितिज, क्षितिज और उन्नति, क्षितिज और उन्नति। अंकुर प्रवेश दिशा, क्षितिज उन्नति 1 और 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या है? अंकुर पहला, सबसे पहले अंकुर, फिर प्रवेश, फिर दिशा, अंकुर प्रवेश दिशा, उसके बाद में क्षितिज और उन्नति। उसके बाद में बात करेंगे ई पाठशाला। 12 दिसंबर 2024 को ई पाठशाला कार्यक्रम आता है, प्रारंभ है 12 दिसंबर 2024 को। 12 दिसंबर 2024 को कौन? राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग व मिशन ज्ञान, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और मिशन ज्ञान। कक्षा बोर्ड कक्षा 10 व 12 के लिए ये है ई पाठशाला। समय प्रतिदिन 5 से 8 बजे तक, प्रतिदिन समय 5 से लेकर 8 बजे तक 45 मिनट प्रति विषय पढ़ाया जाएगा, 10 और 12 को ले। कब? सोमवार से शुक्रवार 5 दिन के लिए। लाइव क्लास ई कक्षा यूट्यूब चैनल पे होगी। लाइव क्लास कहाँ होगी? ई कक्षा यूट्यूब चैनल पे। राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल, राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल प्रारंभ 6 फरवरी 2019 को। कब? 6 फरवरी 2019 को। उद्देश्य रोजगार उन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देना कक्षा 9 और 12 के लिए। यानी रोजगार नहीं मिल रहा है ना, बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार उन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देना। एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी जो अपन पढ़ेंगे 2020 में आई, उसके तहत ये जारी किया गया। फिर है क्लिक योजना। क्लिक योजना वर्ष 2017-18 से शुरू होती है। क्लिक योजना वर्ष 2017-18 से। कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना। कहाँ से? 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों के लिए, 6 से 10 तक के लिए क्लिक CLIC क्लिक योजना 2017-18 से। कब? 2017-18 से शुरू है कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना। फिर अगला क्लब कार्यक्रम। क्लब कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2004-05 से। कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण ग्रहण करवाना। क्लब कार्यक्रम 2004-05 से। फिर है ज्ञान दर्शन, दर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम ज्ञान दर्शन। कौन सा? वो शिक्षा दर्शन था, ध्यान रखना, पीछे पढ़ के आए ना अपन ने शिक्षा दर्शन। कब? 1 जून 2020। प्रारंभ 1997 से। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित एक शैक्षिक कार्यक्रम है ज्ञान दर्शन 1997 से। क्लियर है? चीजें समझ में तो आ रही है ना? देखो मैं आपको कंटिन्यूटी बनाने के लिए आ गया हूं। देखो ये चीजें इनमें याद करवाने लायक कुछ नहीं है, इनमें क्या पढ़ना है, काम काम की चीजें मैंने आपको बताई है भाई। ये चीजें तो आपको पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किताबों में पढ़ते हो तो चीजें समझ में नहीं आती। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कंप्लीट वीडियो देख लेना, नोट्स बना लेना और फिर अच्छे से रिवाइज करते रहना, चीजें याद हो जाएगी। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसी पार्ट को पहले लिया है। लोग लास्ट में पढ़ाते हैं, बस पढ़ाना ये इनमें है कुछ नहीं। और फिर है शाला दर्शन, आपको याद करना है भाई। मैं कितना ही पढ़ा दूं, जब तक आपको याद नहीं होगा कोई मतलब नहीं है इनका। शाला दर्शन स्कूल शिक्षा विभाग का एक लाइव डाटाबेस प्रबंधन पोर्टल है शाला दर्पण। आपको भी काम करना पड़ेगा, आप नौकरी लग जाओगे तो। ऐसे मान लेना आप टीचर बन गए, शाला दर्पण पे काम करना है, तो ये क्या है? लाइव डाटाबेस प्रबंधन पोर्टल। राजस्थान शाला दर्पण को नेशनल स्कोच अवार्ड 2018 दिया जा चुका है। फिर है एजुसेट। एजुसेट एक क्या है? उपग्रह शैक्षिक सैटेलाइट है जो पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रम को बढ़ावा देता है। एजुसेट क्या है? एक सैटेलाइट है जो पूरे भारत में शिक्षण जो शिक्षा का कार्यक्रम है उनको बढ़ावा देता है। RSCRT के अन्य कार्यक्रम, RSCRT के कार्यक्रम क्या क्या है? राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण करना, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का निर्माण करना, डायल फ्यूचर कार्यक्रम शुरू किया 27 जून 2023 को, निम्स की परीक्षा का आयोजन करवाना, राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, ये RSCRT।
फिर है उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2022 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 2022 को। कौन सा कार्यक्रम? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उद्देश्य था 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों को बुनियादी साक्षरता में संख्या ज्ञान करना। इसमें जो बजट है वो केंद्र का 60 है, 60-40 का अनुपात, राज्य का 40। मूल्यांकन NIOS द्वारा वर्ष में 2 बार करवाया जाता है। कौन करता है? NIOS, जो ओपन बोर्ड है ना, वो करवाता है वर्ष में 2 बार। तो आपको पूछा जा सकता है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2022 को, 15 वर्ष से अधिक के लिए। फिर है अपार ID। अपार ID का नाम तो आपने भी सुना होगा, अपार ID बनाई है मैंने। अपार ID ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट एक रजिस्ट्री है। ये एक यूनिक पहचान है जिसमें 12 डिजिट का एक नंबर होता है। स्कूली बच्चों के लिए अपार ID बनाई गई है। साक्षर भारत कार्यक्रम 8 सितंबर 2009 को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 को, और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण 1988। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। साक्षरता भारत कार्यक्रम 8 सितंबर 2009 से शुरू हुआ। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण 1988। फिर है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस। मॉडल विद्यालय सत्र 2009-10 से शुरू किए गए, 2009-10 सत्र से मॉडल स्कूल शुरू किए गए। बाल वाटिकाएं 6 जनवरी 2023 से प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए महात्मा गांधी जो विद्यालय उनमें प्रारंभ की जा चुकी है। बाल वाटिकाएं कब शुरू की गई? 6 जनवरी 2023 से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। SWSHE गुड टच बेड टच की जानकारी देने वाला कार्यक्रम है। SWSHE कार्यक्रम क्या है? गुड टच बेड टच कार्यक्रम देने वाला एक कार्यक्रम। ये शिक्षण अधिगम के नवाचार में ये टॉपिक है अपने को पढ़नी थी। कुछ नए कार्यक्रम और आए हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में कोई नए कार्यक्रम है वो करंट में पढ़ने होते हैं, लेकिन फिर भी अपने इसका पार्ट 2 लेंगे, वहाँ कंप्लीट करेंगे इन चीज़ों को। और 2 पार्ट में अपन कुछ ही महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं जैसे BSER है, RSCRT उदयपुर है, राज्य स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर है, इन सब की भी एक नेक्स्ट क्लास में चर्चा, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन अपने को वहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो भी अपन करेंगे। ठीक है, नए कार्यक्रम, ये पुराने जो कार्यक्रम थे जो चलते आ रहे हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। जो चीज़ें चलती आ रही थी वो कंप्लीट। नए कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने 2024-25 में कोई और नवाचार किया है वो और पढ़ेंगे, क्योंकि नाम ही शिक्षण अधिगम के नवाचार, तो वो चीज़ें अपन और पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो जरूर पढ़ेंगे। उसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में अपन वो संस्थाएं भी कंप्लीट कर लेंगे। BSER अजमेर होगा, अन्य कोई भी संस्थाएं हैं वो। यदि यहाँ तक पढ़ने के बाद में आपको काम की चीज़ें लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करोगे, वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस अपन यहाँ करेंगे। किताबें नहीं पढ़ी जा सकती, ये मैंने शॉर्ट मैटर में बना के दे दिया, लास्ट में भी आप इनका रिवीजन कर सकते हो। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम साहब। ठीक है, धन्यवाद।